गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर। अर्थात हमने जो पढ़ा था ना कि हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुई, तो उसके लगभग 1500 वर्ष के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप में कई अन्य प्रकार के विकास भी हुए थे। उन्हीं विकासों को इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जैसे कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद इत्यादि का लेखन शुरू कर दिया, तथा दक्षिण पठार और कर्नाटक जैसे महाद्वीप जो थे उनमें कृषि की जो बस्तियां थीं वो भी अस्तित्व में आई, यानी कि एग्रीकल्चर को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया, यानी कि उसका भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य व दक्षिण भारत के शवों के अंतिम संस्कार के भी कई सारे नई तरीकों को लेकर आए। आगे चलते हैं। प्रिंसेप और प्रियदर्शी, तो आखिर ये क्या है आइए जानते हैं। भारत अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकतर अभिलेख जो है ना, ये सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम है। कुछ अभिलेखों पर का भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। यानी इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि वो लोग इस टाइम खोज में काफ़ी ज़्यादा रुचि रख रहे थे, रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रख रहे थे। इसीलिए उन्होंने जो भी चीज़ें उन्हें मिली थी, कुछ पुराने सिक्के, उन पे आखिर लिखा क्या है, उनसे मतलब उन चीज़ों को जानने के काफ़ी ज़्यादा इच्छुक थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रयास किए और इनके प्रयास सफल भी हुए। कई हद तक इन्होंने कई सारी चीज़ें पता चली, इन्हें कई सारी चीज़ों की इन्होंने खोज की। प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। आरंभिक भारत इतिहास के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकाली काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यद्यपि महाजनपदों का नाम तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन हाँ उल्लेख उनका किया गया है। लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्रायः ही देखने को मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते रहे होंगे। अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संध के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों को समूह भी शासन करता था। यानी कि जितने भी जनपद थे ना, उन पे माना जाता है कि प्रायः राजा ही शासन करता था, लेकिन कुछ ऐसे जनपद भी होते थे जहाँ पे लोग ग्रुप बना के कार्य करते थे। नौकरशाही के लिए भी काफ़ी आर्थिक स्रोत था। अब बताया तो गया कि काफ़ी ज़्यादा ग्रुप बना के भी शासन होता था, तो उनके अंतर्गत कितने सारे लोग काम करते थे। जैसे कि जो सैनिक वर्ग को संभालना है तो उनके लिए भी कुछ लोग थे, फिर ट्रेड को, बिज़नेस को संभालना है तो उनके लिए भी अलग लोगों को रखा गया था। 16 महाजनपदों में प्रथम क्या आता है? मगध है। 6ठी से 4ठी शताब्दी में मगध यानी कि आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। पहला तो इसमें खेती यानी कि उपज काफ़ी अच्छी होती थी। दूसरा कि लोहे की जो खदानें थी वो आसानी से उपलब्ध थी, तथा हाथी भी इस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध थे, जो कि एक सेना का महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे पहले। तथा कई सारी चीज़ें भी और इसमें पाई जाती थी। प्रारंभ राजगाह यानी कि आधुनिक बिहार के राजगीर का एक प्राकृत नाम है। ये मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि शब्द का अर्थ होता है राजाओं का घर। आगे चलते हैं। एक आरंभिक मगध के विकास के साथ साथ
मौर्य साम्राज्य का भी उदय होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ है तथा इन्होंने उड़ीसा यानी कि कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के लिए इतिहासकारों ने कई सारे स्रोतों का उपयोग किया, जैसे कि जो मूर्तियाँ मिली उनके मूर्ति कला का विशेषतः अध्ययन किया गया तथा उन्हें जाना गया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे, तो विवरण भी आज भी इसके कुछ अंश कहीं न कहीं उपलब्ध हैं और पत्थरों इत्यादि स्तंभों पर अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोतों में माने जाते हैं। साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र रहे हैं। राजधानी पाटलिपुत्र, 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जयिनी, तोसली और सुवर्णगिरि। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। आगे चलते हैं। मौर्य समाज कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी ने जब इतिहासकारों ने मौर्य समाज का एक काल ढूंढा तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काल था। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी तथा मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे और इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर किए संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों पर किए संदेशों से कहीं भिन्न हैं। यानी कि जब इन्होंने इन चीज़ों पे खोज की, स्पेशली मौर्य समाज पे, तो इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिली। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स एरिया मिला इन्हें रिसर्च करने के लिए। जैसे मूर्ति कला से भी काफ़ी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पे ट्रेड होता है, तो ट्रेड किन देशों के बीच होता था उसके भी कुछ अंश प्राप्त हुए थे, एक्सेट्रा। राजधर्म के नवीन सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत भी थे। अब राजधर्म है तो उसके अलग अलग सिद्धांत भी तो होंगे। जैसे दक्षिण के राजा सरदार, उपमहाद्वीप के दक्कन और उनसे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में चोल, पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध एवं समृद्ध थे तथा इनमें ग्रंथों में ऐसी कविताएं मिलती हैं जो इन सरदारों का विवरण देती हैं कि ये किस प्रकार अपने स्रोतों का संकलन करते थे। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे तथा उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक भी इसके अंतर्गत शामिल थे। दैविक राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था और ये काफ़ी अच्छा उपाय था। अगर वो किसी देवी देवता के साथ जुड़ जाते थे तो उन्हें एक विशिष्ट स्थान मिलता था। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान में से एक देवस्थान पर भी इस प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, अर्थात ये एक देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे कुषाण स्वयं को, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा माना जाता है। आगे चलते हैं। बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि, राजाओं के बारे में प्रजा की क्या सोच होगी। स्वाभाविक है कि अभिलेखों से ये जवाब तो नहीं मिल सकता। अब अभिलेख मिले हैं तो वो ऑब्वियसली राजा के होंगे या फिर कोई उनके जो दरबार में पोएट होंगे, ऐसे लोगों के ही मिलेंगे हमें। कोई एक कॉमन मैन, एक कॉमन कृषि, वहाँ कार्य करने वाले लोग, ये लोग तो भी लेख लिखते ही नहीं होंगे, तो उतना स्पष्ट जानकारी मिलना तो संभव नहीं था। लेकिन इनमें से कई कथाओं, जैसे मौखिक किस्से, कहानियाँ हैं जिन्हें बाद में जाके लिपिबद्ध किया गया, जैसे लोग कहानियाँ नहीं सुनाते हैं, उस जानकारी तो मिलती है। तथा जैसे राजा उनकी शिकायत, डकैत उन पर हमला करते हैं तथा दिन पर ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने गांव छोड़कर जंगल इत्यादि में बस जाते थे। जैसा कि इन कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के जो संबंध थे काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग करते थे, जिससे लोग परेशान थे, त्रस्त थे। उपज बढ़ाने के तरीके
उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा था, जहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई करके उनकी उर्वरता को बढ़ाया जाता। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, यद्यपि खेती के कारण, नई तकनीकों के कारण उपज तो बढ़ गई थी, लेकिन इसके लाभ तो समान नहीं थे ना। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों ने उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में विशेषकर बौद्ध कथाओं के भूमिहीन खेतीहर, श्रमिकों आदि बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग एक किसान हेतु किया जाता है तथा ऐसे लोगों का उल्लेख है जैसे गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोग, जैसे कि वेलालर या बड़े जमींदार, हलवाला या उलवर और दास अड़ीमड़ी। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व के अनुसार ही होगी कि जिसके पास ज़्यादा भूमि रहता होगा उसकी ज़्यादा पूछ रहती होगी वहाँ पे समाज में, लेकिन जिसका उतना ज़्यादा नहीं रहता होगा उसे किनारे किया जाता होगा। नगर एवं व्यापार। नए नगर, आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6वीं शताब्दी में हुआ था। नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। तो आखिर नगर की जनसंख्या जो थी वो किस हिसाब से बेसिस थी? अच्छा, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, एक प्रतिमा है ये मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है। इस पर प्राकृत में अभिलेख है जिसे कहा गया है कि एक स्वर्णाकारक धर्मक की पत्नी नगपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित कर दिया था। तथा इसके अंतर्गत हमें क्या पता चलता है कि जो शासक वर्ग थे वो किले में रहते थे, यद्यपि उन खुदाई करना संभव उन जगहों पे नहीं था। जो कम गरीब लोग थे वो लोग गांवों में रहते थे। जो थोड़े अमीर लोग थे, जो राजा के यहाँ काम करते थे, वो थोड़ा नगरों के पास में रहते थे। उपमहाद्वीप और उनके बाहर का व्यापार। उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था और ये काफ़ी सारी दिशाओं में था, यानी कि जो ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। सिक्के और राजा, सिक्कों का प्रचलन भी काफ़ी था। चांदी और सोने के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाया गया था और उन पर प्रतीक बनाए जाते थे। विशेषकर मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों को मिलाकर इन सारे सिक्कों की पहचान अभी हुई है। अभिलेख जो है उनका अर्थ कैसे निकाला जाता है? अभी तक अन्य बातों के अलावा अभिलेख के अंशों के बारे में हमने काफ़ी बातें की, तो ये जानते हैं कि आखिर कैसे निकाला जाता है। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषा के प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से क को लिखा गया है। अच्छा, बिल्कुल वैसी ही साइन है ना, जैसा चर्च पे साइन होता है वो प्लस वाली, तो बिल्कुल इस तरीके से। और डी यदि लिखा जाता है तो उसे च पढ़ते हैं, यदि सी लिखा जाता है तो उसे ढ पढ़ते हैं। और इस तरीके से ये डायग्राम्स बने हुए हैं, तो इन पे स्टडी किया गया। उसके बाद ही इसके बारे में लोगों ने खोज की काफ़ी ज़्यादा, तो ही वो जो हमें मिले थे उनके बारे में हम कुछ पढ़ पाए हैं, उनके बारे में हम कुछ जान पाए हैं। ये काल रेखा है, इसमें दिया गया है कि 600 से 500 ईसा पूर्व लगभग धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, आहत सिक्के इत्यादि स्टार्ट हुए। 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है। अशोक का शासन 272 से 268 ईसा पूर्व। मौर्य समाज का अंत 185 ईसा पूर्व इत्यादि कुछ इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।